बट बच्चों ये फॉर्मूले केवल और केवल इसी सिचुएशन में वैलिड है। बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि वो हर जगह वैलिड है। यहां तक क्लियर है? अब बच्चों इसे मैं हटा रहा हूं, इसे बच्चों मैं हटा रहा हूं, तो उसे बच्चों तुम समझो। अब बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, इस पे ऑलरेडी -8 कूलाम चार्ज। या एक काम करता हूं पहले, एक और एग्जांपल बच्चों देखो, ये सिचुएशन है, ये कैपेसिटर, ये स्विच। मान लो बच्चों ये 3 वोल्ट प्लस माइनस, इसकी कैपेसिटी मान लो 2 फैरड, कैपेसिटी 2 फैरड। बच्चों इस पे +2 कूलाम चार्ज है, इस पे -2 कूलाम चार्ज, ऑलरेडी इस पे चार्ज है। तो बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब फर्स्ट इसमें लिखो बच्चों, अब बच्चों फर्स्ट इसमें लिखो इधर, फाइंड फाइनल चार्ज, फाइंड फाइनल चार्ज। बच्चों इसमें लिख लो फाइंड फाइनल चार्ज एंड फाइनल एनर्जी स्टोर, फाइंड फाइनल चार्ज एंड फाइनल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, फाइंड फाइनल चार्ज एंड फाइनल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो बच्चों बहुत आसान सा है, ये 3 वोल्ट बच्चों, बट ये ऑलरेडी चार्ज है, ऑलरेडी चार्ज है। पहले इस पे 2 कूलाम चार्ज -2। बच्चों मान लो अगर इसका स्टार्टिंग पोटेंशियल पूछा जाए तो कितना होगा बच्चों? Q इक्वल टू सी बी, V इक्वल टू Q/C, कितना होगा? तो बाई चांस अगर स्टार्टिंग पोटेंशियल पूछा जाए कितना होगा? 1। अब बच्चों इसमें बाकी का आंसर बताओ। फर्स्ट पार्ट तुमसे क्या पूछा है? फाइनल एनर्जी, राइट, फाइनल एनर्जी एंड फाइनल चार्ज ऑफ कैपेसिटर। बच्चों बताओ फाइनल चार्ज कितना होगा? 6। बच्चों जैसे ही स्विच बंद करोगे बैटरी इसके अक्रॉस आ गई, बच्चों बताओ बैटरी का वोल्टेज कितना है? बैटरी का वोल्टेज बच्चों 3, कैपेसिटी कितनी है? 2। तो Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू बच्चों C2, वोल्टेज 3, 6 कूलम। फिर बच्चों तुमसे क्या पूछा है? फाइनल एनर्जी। तो बच्चों बताओ फाइनली वोल्टेज कितना है? फाइनल वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस 3, तो हाफ CV², 9 जूल। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? ठीक है बच्चों। अब जो कंफ्यूजन अभी मैं बताता हूं, ये चीज क्लियर है ना? सेकंड बच्चों इसमें लिखो, सेकंड, सेकंड बच्चों इसमें लिख लो, राइट इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, राइट इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, राइट इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कॉमा, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी एंड वर्क डन बाय बैटरी। बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, राइट इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कॉमा, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी एंड वर्क डन बाय बैटरी। बच्चों बिना आवाज किए खुद से अटेम्प्ट करो, आसान सा है, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों तुम्हें इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर की लिखनी है, तुम्हारा जो मन करे फॉर्मूला लगा के लिख सकते। फिर तुमसे क्या पूछा है? तुमसे पूछा गया है कि भाई बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया वो बताना है और बैटरी का वर्क डन। तो बच्चों सबसे पहले इनिशियल एनर्जी लिख रहे हैं, बोलो बच्चों क्या आएगी? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? Q²/2C, क्योंकि तुम्हें चार्ज पता है और कैपेसिटी पता है, तो Q²/2C, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 बच्चों 1 जूल। कोई मिस्टेक तो नहीं? अब बच्चों इसमें चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी पूछा है, बोलो बच्चों कितना आएगा? बोलो बच्चों, सही है। बच्चों इसको ऐसे समझो जैसे एक टंकी है, 100 लीटर की टंकी है, पूरी खाली है,
तुमने पूरी फिल कर दी, तो बताओ तुमने कितना पानी उसमें भरा? 100। अब मान लो पहले से 30 लीटर भरी हुई है, तुम उसमें पानी भर रहे हो और फुल भर दिया, तो तुमने कितना पानी बाहर से उसमें डाला? 70। तो वैसे ही यहां है, ये कैपेसिटर पहले से चार्ज है, पहले से चार्ज है और इस पे 2 कूलाम चार्ज है। जब तुम बैटरी कनेक्ट करोगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 3 हो जाएगा, वोल्टेज 3 हो जाएगा तो चार्ज कितना जाएगा? 6। तो पहले 2 है, बाद में 6 चार्ज है, तो चार्ज जो फ्लो करेगा वो 4 होगा। तो ऐसा नहीं कि 2 और बैटरी 6 और करा के 8 कर दे। फाइनली बैटरी में खास बात ये होती है कि वो अपने अक्रॉस वोल्टेज मेंटेन रखती है। तो ये 3 है तो पक्का यहाँ 3 वोल्ट होगा, पक्का यहाँ 3 वोल्ट है, तो Q इक्वल टू CV तो वैलिड होगा ही होगा। C बदल नहीं रहा है, वो फिक्स है, तो पक्का बाद में चार्ज 6 ही होगा। ऐसा नहीं कि 2 के बाद 6 और ऐड हो जाए। समझ पाए अभी? अब बच्चों पहले 2 था, अब 6 हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना आया? वो किस हाथ से आया होगा? इस बैटरी से। तो चार्ज फ्लो अगर मैं लिखता हूं Q फ्लो वाला, वो बच्चों 4 इधर -4 इधर, तो वो कोई एक दिखा दो। कई बार बच्चों 4 ऐसे करके 4 इधर दिखा देते हैं, वो भी सही है। -4 ऐसे गया या 4 ऐसे आया, एक ही बात है। अब फिर समझो, पहला पार्ट हो गया, Q फ्लो में लिख रहा हूं तो 4 कूलम। अब वर्क डन बाई बैटरी, बोलो बच्चों कितना आएगा? बोलो बच्चों वर्क डन बाई बैटरी। सही है बच्चों, वर्क डन बाई बैटरी होगा जो उसने चार्ज फ्लो करवाया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज फ्लो उसने करवाया है 4 और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 3, तो ये 12 जूल। बोलो बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ये समझ पाए? कोई भी कंफ्यूजन इधर? ओके। अब बच्चों इसके तीनों पार्ट क्लियर है ना? वापस समझो। फर्स्ट पार्ट में बच्चों क्या पूछा था मैंने? एनर्जी स्टोर शायद नहीं, हाँ चार्ज एंड फाइनल एनर्जी 6 ये। सेकंड पार्ट बच्चों ये रहा, एनर्जी ये रही इनिशियल, चार्ज फ्लो ये, बैटरी का वर्क डन ये। अब थर्ड पार्ट बच्चों लिख लो, 4 कूलम बैटरी से जो चार्ज फ्लो किया। मान लो टंकी में 30 लीटर पानी है और फाइनली 100 हो गया, तो एक्स्ट्रा पानी कितना आया? 70। तो इसमें पहले से 2 कूलम चार्ज है, फाइनल चार्ज कितना हो गया? 6। तो 2 6, एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया? 4। किसने दिया होगा? बैटरी ने। तो जो मैंने पूछा है बैटरी से चार्ज फ्लो बताओ, कैपेसिटर में 2 कूलम पहले से ही था, फाइनल चार्ज कितना आया? 6। तो 4 बढ़ गया, वो 4 कहां से आया? बैटरी से। हाँ तो 4 ही तो मैं, 2 पहले 4 ये, वो तो डायग्राम नहीं बदला है, डायग्राम वही रखा है। समझो ये पहले का डायग्राम था, अब बाद का चाहो तो एक और डायग्राम बना लो, उस पर यहां 6 कूलाम कर दो, -6 कूलाम कर दो, ये बैटरी लगा दो। अब बोलो जो कंफ्यूजन हो, 4 कूलाम यहां से फ्लो कर गया, 2 पहले था, 4 यहां से गया, 6 -4 यहां से गया। ओके थर्ड पॉइंट बच्चों अब इसमें लिख लो, एक बार रुको। थर्ड पॉइंट बच्चों इसमें लिखो, इधर बीच में क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो जाओ एक बार, क्या नाम है? देव। तो याद रहे तुम भी लिख के सबमिट कर देना, तो 10 बार तुम लिख के दे देना, और याद रहे अभी वापस आवाज आएगी तो फिर लिखवाऊंगा। इधर तुम इधर ध्यान रखो अभी। हाँ बच्चों अभी इसमें लिखो जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट इसमें लिख लो, कैलकुलेट हीट डेवलप, कैलकुलेट हीट डेवलप आफ्टर क्लोजिंग स्विच, कैलकुलेट हीट डेवलप आफ्टर क्लोजिंग स्विच। तो बच्चों इसको एक तरीके से ऐसे समझो, ध्यान से समझो। मान लो जैसे तुम्हारे पास सेविंग कुछ 20 रुपए की है, मान लो 20 रुपए की सेविंग है, अब तुम कुछ वर्क करोगे तो उससे कुछ अर्निंग होगी, तो तुमने कुछ वर्क किया उससे मान लो 50 रुपए की अर्निंग हुई। तो बच्चों 20 रुपए तुम्हारी पॉकेट में थे, 50 रुपए तुम्हारी मान लो अर्निंग हो गई, ठीक है। अब 50 रुपए अर्निंग हो गई, अब तुम क्या करोगे? कुछ पैसे खर्च करोगे, बाकी तुम्हारी सेविंग हो जाएगी।
तो कहने का मतलब बच्चों ये है, जो तुम्हारी सेविंग में इंक्रीमेंट है, सेविंग में इंक्रीमेंट किसकी वजह से होगा? वर्क की वजह से। जितना तुम वर्क करोगे उतना सेविंग में इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन पूरा वर्क तुम्हारा इंक्रीज नहीं होगा अगर तुमने जो काम किया उसमें कुछ खर्चा भी कर दिया। तो वर्क प्लस स्पेंड, स्पेंड मान लो या लॉस मान लो, चलो स्पेंड लिख रहा हूं, ठीक है। वर्क प्लस स्पेंड, जैसे मान लो तुमने 100 रुपए कमाए लेकिन 30 रुपए तुमने खर्च कर दिए, तो अल्टीमेटली तुम्हारी सेविंग कितने से बढ़ेगी? 70 से। तो वर्क प्लस स्पेंड किसके बराबर होगा? इसके। बच्चों ये चीज समझ पाए? इसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? तो अब बच्चों एक बार तुम या लॉजिक से भी कर सकते हो, जैसे भी चाहो। अब बच्चों बताओ स्पेंड मतलब हीट लॉस कितना होगा वो बताना। 4 देखते हैं बच्चों। फाइनल एनर्जी कितनी थी? 9। इनिशियल एनर्जी बच्चों 1। बैटरी का वर्कडन बच्चों कितना है? बैटरी का वर्कडन बच्चों 12 स्पेंड। तो बच्चों यहां से अगर मैं देखता हूं मेरे पास आंसर कितना आ गया? कहीं मिस्टेक कर दी मैंने? सही है ना बच्चों? ठीक है। 9 माइनस 1 8 माइनस 4, कुछ मिस्टेक कर दी शायद, वापस समझता हूं। या लॉजिक लगाते हैं बच्चों, ये वाला छोड़ो, वो अच्छा है, ठीक है। बच्चों समझो, मैं पुराने वाले लॉजिक से कर रहा हूं, वो ज्यादा सही है। देखो इनिशियल था कुछ, कुछ तुमने वर्क किया, उससे बढ़ गया, अब वो किसके बराबर होगा? फाइनल प्लस स्पेंड। हाँ अब ये सही है, वो उसमें कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ अब सही है। तो इनिशियल बच्चों कितना था? 1। वर्क कितना हुआ? 12। यू फाइनल बच्चों, यू फाइनल कितना है? 9 स्पेंड। तो स्पेंड बच्चों तुम्हारे पास आ गया 4 जूल। बच्चों वो भी ठीक था, माइनस बस उसमें ये बता रहा था कि हाँ लॉस हुआ है, माइनस ये बता रहा था लॉस हुआ है, बट ये ज्यादा बेटर है। इधर 6 कूलाम फ्लो नहीं करेगा भाई, मैं समझा रहा हूं। देखो उस पे ऑलरेडी 2 कूलाम है, ऑलरेडी 2 कूलाम है, और फाइनल चार्ज 6 कूलाम हो गया। तो 2 और 6, मान लो टंकी 20 लीटर ऑलरेडी भरी है, तुम उसे फुल भर रहे हो, तो 80 लीटर पानी तो रखोगे, जबकि पहले पूरी टंकी खाली थी। बच्चों इधर, हाँ हरदीप नाम है ना तुम्हारा, ध्यान रखो भाई। बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत? चले आगे। अब बच्चों वापस देखो, इसे मैं हटा रहा हूं, इससे बच्चों आप देखो ये -8 कूलाम, या बच्चों डेटा थोड़ा बदल देता हूं समझो। बच्चों इधर देखें, ये मान लो बच्चों 5 वोल्ट, इस पे मान लो -2 कूलाम, इस पे +2 कूलाम। बच्चों ये स्विच, अब इसकी कैपेसिटी बच्चों मान लो मैंने दे दी 3 फैराड, कैपेसिटी बच्चों 3 फैराड। तो बच्चों एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो एक बार बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं। बच्चों ड्रॉ कर लिया? बच्चों ये 3 फैराड ऑलरेडी ये चार्ज है, इधर -2 इधर +2, ये 5 वोल्ट की बैटरी है स्विच। अब बच्चों सारे पॉइंट्स वही हैं, तो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, तुम पिछले क्वेश्चन से देख के फर्स्ट बच्चों जैसे मैंने क्या पूछा है उसमें, फाइंड फाइनल चार्ज एंड फाइनल एनर्जी। अब बोलो, लेकिन इधर माइनस कर दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इनिशियली मान लो मैंने कोई कैपेसिटर चार्ज किया और उसको पलट के बैटरी लगा दे, तो बच्चों याद रहे इसमें जानबूझ के ये नेगेटिव रखा गया। पिछले वाले केस में ये प्लस था, उससे पिछले वाले केस में ये 0 था, ठीक है।
तो फर्स्ट बच्चों क्वेश्चन वही है जो मैंने पहले लिखवाया है, तो वहां से देख के लिख सकते हो। फर्स्ट बच्चों वही तुम लिख लो। फर्स्ट में बच्चों शायद मैंने ये लिखवाया है, कैलकुलेट फाइनल चार्ज एंड फाइनल एनर्जी। तो बच्चों एक बार लिखो, जब मैं पूछूं तब बताना, ठीक है? आंसर बोलना नहीं है, और याद रहे खुद से अटेम्प्ट करना है पीछे। हाँ, अब इधर समझे बच्चों। फर्स्ट फाइनल चार्ज मुझे बताओ इस कैपेसिटर पे कितना आएगा? 15। तो बच्चों ये समझो, ये 5 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, ये 5 वोल्ट की बैटरी, ये 3 फैराड। तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 फाइनली बच्चों बैटरी अपने अक्रॉस इस तरह से रखेगी। तो फाइनली बच्चों अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ध्यान से देखो, बच्चों ये 5 वोल्ट, ये स्विच, तो बच्चों ये प्लेट पक्का पॉजिटिव हो जाएगी और इस पे चार्ज होगा 15 कूलम। ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी -15 कूलम। तो बच्चों फाइनली कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है, तो 5 वोल्ट वो मेंटेन रखेगी, तो 3 इंटू 5 15 कूलम चार्ज हो जाएगा। अब सेकेंड चीज बच्चों मैंने पूछी है एनर्जी। तो एनर्जी बच्चों अगर मैं फाइनल लिखता हूं किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर। तो बच्चों ये तुम्हारे पास आ जाएगा 37.5। बोलो बच्चों इसमें अभी कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों सेकंड पार्ट, बच्चों ये बताओ ये चीज समझ पाए? सेकंड पार्ट। अब बच्चों सोचो सेकंड पार्ट में मैंने क्या पूछा है, इधर तुम दोनों, अच्छा कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? ठीक है, ओके ओके। खैर बच्चों सेकंड आप समझो। सेकंड, तो सेकंड में बच्चों मैंने क्या पूछा है, चार्ज फ्लो बताओ, बैटरी का वर्क डन बताओ और इनिशियल एनर्जी। तो बच्चों अगर मैं इनिशियल एनर्जी लिखता हूं तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू बच्चों कितना है? 2। 2 इंटू 3, फाइनल आंसर बच्चों 2/3.66 जूल। अब बच्चों सोच के बताओ चार्ज फ्लो अब कितना होना चाहिए? बोलो बच्चों चार्ज फ्लो कितना होना चाहिए? 17 कूलम। इधर चार्ज फ्लो बच्चों कितना होना चाहिए? 17। कैसे होगा बच्चों ये समझो। मान लो बच्चों आज तुम 2 रुपए उधारी में हो, ठीक है? मान लो बच्चों आज तुम 2 रुपए उधारी में हो, तुम्हें कहीं से कुछ पैसे डले मिले, तुमने उधारी चुका दी, ठीक है ना? उधारी चुका दी, साथ ही साथ 15 रुपए तुम्हारे पास हैं। तो बच्चों तुम्हें कितने रुपए डले मिले? 17 रुपए। समझ गए ना? तो ऐसे ही समझो बच्चों, देखो पहले इस प्लेट पे -2 कूलम चार्ज था बच्चों, पहले इस प्लेट पे -2 कूलम चार्ज, अब इस पे प्लस का 15 कूलम चार्ज है। तो एक तरीके से पहले -2 अब +15। तो पहले 2 रुपए की एक तरीके से उधारी थी, अब 15 रुपए की सेविंग है। तो कहीं से 17 रुपए मिल गए होंगे। तो वो 17 रुपए कहां से आए होंगे? इस बैटरी ने फ्लो करवाए होंगे। तो बच्चों यहां से चार्ज जो फ्लो करेगा वो 17 कूलम। अब बच्चों वापस मुझे बताओ, मैंने पूछा है बैटरी का वर्क डन। तो बच्चों बताओ बैटरी का वर्क डन कितना होगा? बैटरी का वर्क डन 85, क्योंकि बैटरी ने 17 चार्ज फ्लो करवाया है 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो 85 जूल। बच्चों ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में मैंने शायद पूछा होगा हीट डेवलप। तो बच्चों वो और निकाल लो फिर देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में बच्चों तुमसे पूछा है हीट डेवलप, वो और निकाल लो। तो बच्चों वही तरीका है, इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? फाइनल एनर्जी प्लस स्पेंड।
तो इनिशियल एनर्जी बच्चों तुम्हारे पास कितनी है? 0.66। वर्क डन बच्चों कितना है? 85। फाइनल एनर्जी बच्चों इसमें निकाली नहीं है, शायद हमने नहीं निकाली है, 37.5 ये स्पेंड। तो बच्चों आप में से लोगों ने निकाल लिया होगा, बताओ कितना आ रहा है? कितना? 280, 289/6, ठीक है चलो। या फिर सही क्या है? 16। तो बच्चों कंसेप्ट समझ पाए? क्योंकि खासकर जो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है ये जनरली काफी टफ पड़ता है, वो अभी टॉपिक चल रहा है उस वजह से आसान है, वरना हीट में तुम्हें यही समझ में नहीं आएगा कि वर्क कहाँ पे ऐड करना है, फाइनल कैसे लिखना। बच्चों ये वाला कनेक्ट कर पाए? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो बच्चों इसके बाद फिर तुम हेडिंग लिख लो। हेडिंग बच्चों ये लिख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग बच्चों ये लिख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में समझो, तो बच्चों अभी इसमें समझे हम क्या होगा। अच्छा हाँ बच्चों अभी इधर समझो, बच्चों ये एल्युमिनियम की फॉइल मान लो, ठीक है बच्चों। इधर इधर बच्चों ये एल्युमिनियम फॉइल, बच्चों ये भी एल्युमिनियम फॉइल। तो पैरेलल प्लेट में बच्चों क्या करते हैं, इस तरह से दो मेटल की प्लेट्स ली, उनको बिल्कुल ऐसे पैरेलल रख देते हैं, तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों सोच के बताओ, इसको सामने से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? सामने से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? लाइन जैसा। तो बच्चों एक्चुअल में ये ऐसे प्लेट्स हैं, लेकिन सामने से देखोगे तो ऐसे लाइंस दिखाई देंगी। तो बच्चों डायग्राम वाइज हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्लेट्स होते हैं। ये चीज क्लियर है? तो अब बच्चों इसमें पॉइंट बना के तुम लिख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू पैरेलल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस और इंसुलेटर। तो बच्चों जनरली क्या किया जाता है, दो प्लेट को ऐसे कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं, बीच में कई बार कुछ नहीं रखते हैं, कई बार जैसे प्लास्टिक वैक्स वगैरह कुछ रख देते हैं या कोई इंसुलेटर रख देते हैं। बच्चों इतना क्लियर है? अब बच्चों जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इसे ड्रॉ नहीं करना है, केवल समझो। जैसे ये बैटरी, अब बैटरी ने बच्चों मान लो यहां क्यू चार्ज फ्लो करवाया, तो बताओ इधर कितना चार्ज फ्लो करेगा? बच्चों इधर क्यू तो इधर माइनस क्यू, तो इस पे चार्ज बच्चों कैसा आएगा, प्लस या माइनस? तो इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू। अब बच्चों बैटरी तुमने हटा दी, बैटरी हटा दी, तो ये सिस्टम तुम्हारे पास बन गया। तो बच्चों दोनों पे इक्वल चार्ज है और अपोजिट चार्ज है। तो मैंने तुम्हें बताया कि जैसे मान लो इस तरह से दो प्लेट्स हैं, Q और माइनस Q, तो बच्चों बताओ टोटल चार्ज कितना है? तो एक्सट्रीम प्लेट पे चार्ज कितना आएगा? यहां अब 0Q, तो यहां चार्ज कितना आएगा? यहां चार्ज, अब बच्चों चेक करो, एक्सट्रीम पे है, फेसिंग पे इक्वल अपोजिट, और आइसोलेटेड पे टोटल चार्ज क्यू, टोटल चार्ज माइनस क्यू, यानी कि सही है। तो बच्चों कैपेसिटर की इस तरह से जो प्लेट्स होती हैं उन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। ये चीज क्लियर है? अब वापस समझो बच्चों, सामने से देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा? लाइंस। तो अधिकतर केस में हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्लेट्स होते हैं। और प्लेट्स में भी ऐसा जरूरी नहीं कि इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लेट्स ही हो, मान लो वो सर्कुलर प्लेट्स, सर्कुलर प्लेट्स हो सकती हैं, ट्राइंगुलर प्लेट्स भी हो सकती हैं, इलिप्टिकल प्लेट्स भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
ये चीज क्लियर है बच्चों? तो अब बच्चों आगे इसमें तुम लिख लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों हेडिंग तो तुम लिख चुके हो तो वो छोड़ दो। इस तरह से प्लेट्स हैं, प्लेट का एरिया बच्चों कितना है ए, इस पे चार्ज कितना होगा प्लस क्यू, इधर चार्ज बच्चों माइनस क्यू। कैसे रहता है बच्चों अभी भी मैंने बताया, और ये बीच की डिस्टेंस डी। अब मान लो तुमने इसमें +1 रखा, तो बच्चों बताओ प्लस और इस +1 में अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो वो इधर धक्का मारेगा। ओके अब बच्चों बताओ जो निगेटिव वाला है उसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा? बच्चों निगेटिव वाले की वजह से फोर्स इधर। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों याद करो जैसे ये कोई प्लेट है, इस पे क्यू चार्ज है, तो बच्चों अगर इस पे क्यू चार्ज है तो बताओ इस पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? चार्ज के टर्म्स में बच्चों फॉर्मूला क्या था? Q/2A/ε0। तो बच्चों इस पे जो चार्ज है उसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? Q/2A/ε0। कोई दिक्कत? ऐसी बच्चों जो ये वाली माइनस है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q/2A/ε0। इसका भी Q/2A/ε0, इसका भी Q/2A/ε0, दोनों जुड़ के ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, इतना ही निगेटिव की वजह से भी है। बच्चों माइनस मैंने नहीं लिखा है क्योंकि डायरेक्शन इंक्लूड कर ली, डायरेक्शन इस तरफ है तो केवल मैग्नीट्यूड लिखा है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास आ गई Q/A/ε। तो बच्चों हम करते क्या है, सबसे पहले चार्ज देते हैं, चार्ज दे दिया, उसके बाद बच्चों हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। बच्चों बताओ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है? E/D। तो पोटेंशियल डिफरेंस V = तो अब अगर मैं V लिखता हूं, V इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों Q/A/ε0 D। तो एक बार बच्चों इतना नोट कर लो फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं। नहीं नहीं नहीं, देखो अभी भी मैंने प्रूफ किया कि Q माइनस Q है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। तो यहां चार्ज होगा 0, यहां चार्ज 0, यहां Q, यहां -Q। हाँ एक ही सरफेस पर है। नहीं देखो चार्ज के टर्म्स में वही फॉर्मूला रहता, चार्ज के टर्म्स में फॉर्मूला नहीं बदलता, चाहे वो एक साइड हो, दोनों साइड हो, कहीं भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो बच्चों अब मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस तुमने निकाल लिया, पीछे तुम तीनों डिस्कशन नहीं करें। तो बच्चों अब मुझे बताओ पहली स्टेप चार्ज देना हो गया, दूसरी स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, तीसरी स्टेप बच्चों बताओ Q इक्वल टू, बच्चों Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q/V। बच्चों इतना नोट कर लिया ना? कर लो बच्चों। तो बच्चों आगे फिर इसमें लिख लो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो C इक्वल टू Q/V, C इक्वल टू Q, V बच्चों लिखोगे QD/A/ε0। तो फाइनली बच्चों C तुम्हारे पास आ गया ε0A/D। बच्चों इतना कनेक्ट कर पाए? अब बच्चों याद करो जो मैं तुम्हारे पास एक छोटा सा कैपेसिटर लेके आया था उसमें भी यही फंडा यूज होता है। जैसे बच्चों देखो कैपेसिटी ये है, ε0 तुम्हारे पास फिक्स है, एरिया, बच्चों बताओ एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बताओ डिस्टेंस कम करोगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो अब जैसे मान लो बच्चों ये दो एल्यूमिनियम फॉयल है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटेंस हो, तो मुझे एरिया कम करना पड़ेगा कि ज्यादा? ज्यादा।
तो मैं ज्यादा एरिया करूंगा, कैपेसिटेंस ज्यादा। बताओ डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? कम। तो जितनी कम डिस्टेंस करूंगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो बच्चों जो मान लो, वो आगे पता चल जाएगा, समझो। देखो ठीक है ना, समझो बच्चों, ये मान लो एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल। तो जो व्हाइट कलर का कैपेसिटर मैं तुम्हारे पास लाया था, उसको मान लो अगर तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर ऐसे रहता है, जैसे ये एल्युमिनियम, इधर एक प्लास्टिक चिपका दी, इधर वापस एल्युमिनियम। तो बच्चों दो एल्युमिनियम के बीच में मान लो प्लास्टिक आ गई। अब उसका शेप बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे रोल कर देते हैं। बच्चों मान लो इसको ऐसे रोल कर दिया, तो रोल कर दिया तो इफेक्टिवली बच्चों वो पैरेलल प्लेट्स हैं, बस उसको फोल्ड कर दिया ऐसे। तो अगर तुम उसे तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर बच्चों इसी तरह का मैकेनिज्म यूज होता है। तो इससे फायदा क्या होता है बच्चों, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, डिस्टेंस बहुत कम होगी और एरिया बहुत ज्यादा हो गया, उस वजह से क्या होगा, कैपेसिटेंस काफी बढ़ जाता है। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। देखो उस केस में जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल प्लेट बन गई। तो सिंगल प्लेट मैंने बताया वो बहुत कम चार्ज स्टोर कर पाएगी। जैसे अर्थ को ले लो, मैंने बताया था अर्थ के बराबर का भी तुम मेटल लोगे तो बहुत कम कैपेसिटी, तो बिल्कुल चिपका दोगे तो कैपेसिटी ना के बराबर। ओके, अब बच्चों आगे इसमें देखो, कैपेसिटेंस हमने डिस्कस कर लिया। आगे बच्चों इसमें लिखो फोर्स बिटवीन प्लेट्स। बच्चों फोर्स बिटवीन प्लेट्स, हाँ देखो उस केस में जीरो, मतलब ना के बराबर कैपेसिटी, क्योंकि एक वो थोड़ा सा रुको, आगे अपने आप क्लियर हो जाए, थोड़ा रुको, ठीक है। बच्चों फोर्स बिटवीन प्लेट्स, अब बच्चों एक बार देख के बताओ, इसे लिखना नहीं है। Q माइनस क्यू, मान लो मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता हूं, तो बच्चों बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इस साइड। इसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगे। लेकिन बच्चों अगर मैं इस पे फोर्स पूछता हूं, फोर्स, तो बच्चों जब मैं फोर्स लिखूंगा तो केवल उसकी अकेली इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, ऐसा नहीं कि टू ही इलेक्ट्रिक फील्ड लूं। समझ पाए बच्चों? देखो मान लो ये दो चार्जेस हैं, मैं पूछता हूं इस पे बच्चों बताओ फोर्स कितना है, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। इस पे फोर्स पूछता हूं के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी को बच्चों में के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज लिख सकता हूं। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूं कि मुझे यहां पे इस पे फोर्स चाहिए तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ के इनटू चार्ज कर दूं, वो गलत है। बच्चों कनेक्ट कर पाए? क्योंकि ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील नहीं करेगा। जैसे समझो बच्चों, एक प्लेट ये रही, प्लस एक माइनस। बच्चों प्लस माइनस फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? तो इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर। अब मान लो मैं इस पे फोर्स पूछ रहा हूं, तो इस पे फोर्स मैं कैसे लिखूंगा, इस पे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी लूंगा, ना कि बीच वाली तुम ऐड करके। ऐसे अगर मैं इस पे फोर्स लिखता हूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ऐसा नहीं कि बीच वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों का एडिशन आई है वो ले लो। ये कनेक्ट कर पाए? तो अब मैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स बच्चों लिख रहा हूं। तो बच्चों फोर्स आप देखें, फोर्स बच्चों इस तरह से लिख लें, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, चार्ज ऑन प्लेट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट ओनली। बच्चों याद रहे, यहां ध्यान रखना है एक ही प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, दोनों की नहीं लोगे।
तो फोर्स बच्चों चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से कितना है, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन। तो फाइनली बच्चों फोर्स तुम्हारे पास आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन। अब यहां कई बच्चों को यह डाउट आता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो अभी ड्राइव करवाई है वो तो इससे डबल है, तो आपने आधी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ली है? तो उसके पीछे रीजन ये कि हम एक ही प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, दोनों की नहीं लेंगे। देखो मैं वापस बता रहा हूं, बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो दोनों रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेकिन जब हम इस पे फोर्स निकालते हैं तो ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ी कोई फोर्स फील करेगा। जैसे एक सिंगल प्लेट रखी है, इस पे चार्ज है, बताओ इस पे फोर्स क्या है, 0। तो ये खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ी फोर्स फील करेगा, दूसरे की वजह से फोर्स फील करेगा, तो हम केवल उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें। समझ पाए? ओके बच्चों ये पॉइंट अभी क्लियर है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलें आगे बच्चों। फोर्स बच्चों समझ पाए, खासकर एक की इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिए? ठीक है, अब बच्चों अभी भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर बच्चों अगर हमें कैपेसिटर में लिखना हो तो एनर्जी स्टोर का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है? बोलो बच्चों, एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब बच्चों इसमें आगे तुम लिख लो, बच्चों आगे इसमें लिख लो, आगे बच्चों एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो बच्चों एनर्जी स्टोर अगर मैं लिखता हूं हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी बच्चों अभी भी हमने सीखा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी बच्चों अगर मैं लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेंसिटी का स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस। तो बच्चों हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेंसिटी का स्क्वायर। तो बच्चों हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ए ई स्क्वायर डी। बच्चों चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं, ये आ रहा है बच्चों? कर लो बच्चों इतना। अब बच्चों याद करके बताओ, मैंने तुम्हें एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, एनर्जी डेंसिटी। हाँ तुम उस साइड खिसक जाओ, बिल्कुल इधर उधर हो जाओ। तो बच्चों अब मुझे बताओ एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बच्चों उसका डेरिवेशन मैंने नहीं बताया था और बोला था कैपेसिटेंस में हम सीखेंगे, तो वो चीज देखो, एनर्जी ये आ गई। इसके बाद बच्चों तुम लिख लो एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी अगर मैं लिखता हूं तो ईडी, ईडी से मतलब है मेरा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी अगर मैं लिखता हूं हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी। बच्चों जैसे प्लेट्स ये रही, बच्चों प्लेट्स ये रही, इनका एरिया ए है, बीच की डिस्टेंस डी। तो बच्चों बताओ वॉल्यूम कितना होगा, इनके बीच का वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो अगर मैं इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं तो ये आपस में कट गए। तुम चेक करो एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बच्चों ये हमने कैपेसिटर के लिए प्रूफ किया, लेकिन बच्चों ये हमेशा वैलिड रहता, कभी भी तुम्हें एनर्जी डेंसिटी लिखना हो तुम इसे लिख सकते। बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है ये? ठीक है, ओके। अब बच्चों डीपीपी तुम देखो, बच्चों डीपीपी तुम देखो, डीपीपी 1, डीपीपी 1 में बच्चों तुम देखो 15 नंबर अटेम्प्ट करो बच्चों, एक बार 17 नंबर करो, 15 17 बच्चों 15 कर लो, फिर 17 कर लो,
अब बच्चों 17 बच्चों चेक करो। बच्चों चेन्नई करेक्ट है। देखो फोर्स ये रहा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन। अब बच्चों बीच की डिस्टेंस कम ज्यादा करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा। ठीक है ना। तो बच्चों आंसर ये हो जाएगा थर्ड। बाकी ऑप्शन देखो, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस कोई मतलब नहीं, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस गलत है। बच्चों आंसर थर्ड क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। कोई भी डाउट बच्चों अभी? ठीक है। अब बच्चों 18 नंबर देखो। 18 बच्चों जिसका 18 हो जाए वो 20 ट्राई करे। ओके बच्चों 18 जिससे हुआ हो वो हैंड राइज करे। और कोई? सही है बच्चों, आगरा सही है। देखो फोर्स ये रहा क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। क्यू को बच्चों सी भी लिख सकते हो, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आंसर एक सी और वी के टर्म्स में चाहिए, तो हम सी स्क्वायर वी स्क्वायर में एक सी की वैल्यू रख रहे हैं। बच्चों Q इक्वल टू सी वी, एक सी की वैल्यू रख रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी सी वी स्क्वायर। अब बच्चों ये कट गए, फाइनल आंसर तुम्हारे पास सी वी स्क्वायर बाई 2d। बच्चों फिर समझो, फोर्स तुम्हारे पास क्या था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। Q इक्वल टू सी वी, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर। सी की जगह बच्चों एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, बस ये आंसर। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों इसके बाद 20 नंबर अटेम्प्ट करो। बच्चों दहली सही है। बच्चों एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, तो टाइप्स ऑफ मेटल यूज, अब तुम कॉपर यूज कर रहे हो, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो, लोहा यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गलत। थिकनेस ऑफ प्लेट यूज, अब मान लो बहुत पतली एल्यूमिनियम फॉइल यूज करो या थिक यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट, बच्चों मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस से कोई मतलब नहीं होता, वो चार्ज पोटेंशियल उन सब पे डिपेंड नहीं करता। सेपरेशन वो सही है, इस चीज पे बच्चों डिपेंड करेगा। तो बच्चों एक चीज समझो, कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से समझो, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, तो वो ज्योमेट्री सेपरेशन इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा, लेकिन उस पर क्या पोटेंशियल है क्या चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एक सेकेंड बस। अब बच्चों जिसका हो गया हो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, वो अटेम्प्ट करे। जैसे 21 जिसका हो गया वो 21 अटेम्प्ट करे, मैं अभी डिस्कस करता हूं। हाँ बोलो। नहीं मेटल्स, बीच जो एप्सिलॉन नोट है वो तो हवा वाला है, समझ गए ना। हाँ इधर ओके मैं 20 में बोल रहा हूँ ना, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो पहला मेटल, एरिया गिवन हो चार्ज गिवन हो फर्क नहीं पड़ता, टाइप ऑफ मेटल पे तो डिपेंड नहीं करेगा। थिकनेस ऑफ मेटल, जैसे मान लो मैं पतली सी मेटल यूज कर रहा हूँ या थिक यूज कर रहा हूँ, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। फिर पोटेंशियल अप्लाइड, उस पर भी पक्का नहीं करेगा। पोटेंशियल पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने समझाया F इक्वल टू के एक्स, के इक्वल टू एफ वाई एक्स। अब तुम यहां से देखोगे फोर्स पे के डिपेंड करेगा, ऐसा थोड़ी है। तुम फोर्स बढ़ाओगे तो एक्स बढ़ जाएगा, उससे इंडिपेंडेंट ही आएगा, तो वी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। अब बच्चों 21 एक बार ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज आर। बच्चों ऐसे आर रेडियस की प्लेट है, सर्कुलर प्लेट्स, ठीक है। एयर इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स। If the capacitance of capacitor is equal to the capacitance of a spherical capacitor of R, तब बच्चों ये सेपरेशन बताना है, ठीक है। बच्चों हैंड राइज करें जिससे हुआ हो। आगरा सही है बच्चों। देखो इसका कैपेसिटेंस लिखोगे एप्सिलॉन नॉट a बाई डी,
उसका लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये दोनों बराबर हैं। अब एप्सिलॉन नॉट एरिया बच्चों यहां पाई आर स्क्वायर डी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बच्चों पाई कट गए, आर कट गए, एप्सिलॉन नॉट भी कट गया, तो फाइनली बच्चों आर बाई 4 इक्वल टू डी। तो आंसर बच्चों आर बाई 4। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? वापस बताता हूं, देखो जैसे ये सर्कुलर प्लेट्स, जैसे इसमें रेक्टेंगुलर है, इसकी जगह ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर का एरिया कितना हुआ पाई आर स्क्वायर। तो हमें दिया है जो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है वही स्फेरिकल वाले का, पैरेलल का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इधर स्फेरिकल का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो सबसे पहले पढ़ा था वही। अब एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रखा, बाकी टर्म्स कट के बस ये आ गया। बच्चों बताओ अभी इसमें कोई कंफ्यूजन? चले आगे, ठीक है बच्चों मैं हटा दूं इसे। अब बच्चों इसे हटा रहा हूं, एग्जाम्पल बच्चों इसमें लिखो। बच्चों जैसे यहां छोटी बड़ी प्लेट है, एक छोटी प्लेट है एक बड़ी प्लेट है, अब तुम्हें कैपेसिटेंस लिखना है। ओके बच्चों अभी मुझे बताओ, जैसे ये है तो बच्चों समझना, जैसे एक प्लेट ये टैबलेट मान लो और एक प्लेट बच्चों ये मोबाइल मान लो। तो बच्चों अब देखो एक छोटी बड़ी प्लेट है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग एरिया कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो एक मोबाइल एक टैबलेट, तो बच्चों ओवरलैपिंग एरिया मोबाइल का माना जाएगा, समझ पाए बच्चों? तो ओवरलैपिंग एरिया मोबाइल का माना जाएगा, तो यहां इफेक्टिव एरिया बच्चों हम मोबाइल वाली का कंसीडर करेंगे। तो पॉइंट ये है बच्चों, ये आर ये 2R दोनों ऐसे पैरेलल रखी, पैरेलल रखी हैं। तो बच्चों अब अगर मैं इसका कैपेसिटेंस लिखता हूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। एरिया बच्चों बताओ कौन सा लोगे, पाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस डी, बस खत्म। देखो ओवरलैपिंग एरिया कंसीडर करते हैं क्योंकि होता यह है फेसिंग सरफेस पे इक्वल अपोजिट चार्ज आता है, तो यहां प्लस चार्ज आएगा, इतने पे माइनस चार्ज आ जाएगा, बाकी इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं आ पाएगा, तो वो हिस्सा कोई काम का नहीं, ठीक है। अब इसी में बच्चों एक और एग्जांपल देखो, कई बार बच्चों ऐसा कर दिया जाता है, जैसे ये है, ठीक है बच्चों इस तरह से समझो, ये W ये L, ठीक है। अब ड्राइंग बच्चों थोड़ी सी मुश्किल है बट तुम समझ लेना, ये W ये L, बच्चों ये बीच की डिस्टेंस D, और बच्चों ये वाली डिस्टेंस मान लो L/2। तो बच्चों मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझो बच्चों, जैसे ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स, तो यहां प्रॉपर ओवरलैपिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो मैंने ऐसे खिसका दिया कि आधी प्लेट ऐसे है आधी प्लेट ऐसे है, बच्चों कनेक्ट कर पाए? तो इस तरह की सिचुएशन मान लो, वो 3D डायग्राम है, थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। लेकिन मान लो आधी प्लेट मैंने ऐसे ऊपर खिसका दी, तो आधी प्लेट अगर मैंने ऐसे ऊपर खिसका दी है, अब बच्चों तुम्हें कैपेसिटेंस लिखना है। तो बच्चों एक बार लिख लो, सिंपल सा ही है, और अपने हिसाब से थोड़ा सही डायग्राम बना लेना कि बच्चों प्रॉपर की जगह आधा ऊपर आधा नीचे, इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों अब मुझे बताओ इस केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डी, एरिया बच्चों कितना मानोगे, WL/2। तो बच्चों जो प्रोजेक्टेड एरिया रहता है या ओवरलैपिंग एरिया रहता है वो हम कंसीडर करते हैं, ये बच्चों समझ पाए? जैसे पिछले केस में एक प्लेट बड़ी एक प्लेट छोटी थी, अब
प्लेट का साइज सेम है लेकिन वो आमने सामने प्रॉपर नहीं है, इस तरह से थोड़ा सा डिस्प्लेस है, तो जो ओवरलैपिंग एरिया होगा वो हम कंसीडर करते हैं। बच्चों बोलो इसमें कहीं कोई तकलीफ? चले आगे। ठीक है, अब बच्चों मॉड्यूल वाला वर्क डिस्कस कर रहे हैं, वो बच्चों निकाल लो, या एक क्वेश्चन और था इसमें, पहले वो कर लें। बस एक क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, वो देख के ही बता दो, उसमें कुछ है नहीं। बच्चों जैसे ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये स्प्रिंग है, बच्चों बताओ फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों क्वेश्चन लिखो मत, ऐसे ही बता देता हूं। फोर्स ये स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, तो इलोंगेशन कितना आ जाएगा ये। ठीक है, अब बच्चों मॉड्यूल निकाल लो, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों मॉड्यूल 1 एक्सरसाइज 1 डीपीपी में बच्चों तुम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर सकते हो। नहीं सॉरी 8 तक नहीं, कहां था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 तक कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 23 तक कर सकते हो। तो डीपीपी 1 उसमें क्वेश्चन नंबर 23 तक बच्चों कर सकते हो। ठीक, हालांकि अधिकतर हमने कर ही ली है, 2-4 ही क्वेश्चन बच रहे होंगे। बच्चों अब समझो इधर, बच्चों एक्सरसाइज 1, इसमें बच्चों मुझे बताओ, मेरे हिसाब से अप टू 10 बच्चों, एक क्वेश्चन शायद 16 नंबर बच रहा है। बच्चों 16 नंबर शायद बच रहा है, या मैंने करवा दिया मुझे याद नहीं। इधर अंश, अखिल और तुम, कई बार टोक चुका हूं तुम्हें। ठीक, तो बच्चों अभी मुझे बताओ अप टू 18 तक, अप टू 18 तक कोई दिक्कत? 16 बच्चों वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो समझो। बच्चों इधर पीछे बच्चों समझो, ये करेंट सोर्स का क्वेश्चन है। करेंट सोर्स वैसे सिलेबस में नहीं रहता है, लेकिन एक आध बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, वो देखो। ये 10 मेनली हम वोल्टेज सोर्स का ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां बच्चों 10 एम्पियर करेंट, अब ये 2 एम्पियर 2, अब यहां से 5 एम्पियर करेंट ऐसे है। ठीक है, तो 5 10 10 2, अच्छा एक और रह गया, एक। तो बच्चों बताओ ये सारे रजिस्टर, जैसे बच्चों ये एक सिंगल तार है, ये एक सिंगल तार है, तो सिंगल तार पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर होगा तो ये सारे रेजिस्टेंस किस में माने जाएंगे? पैरेलल में। तो अब समझो 1/R इक्वलेंट 1/5 1/10 1/2 1/1, ये चीज अभी क्लियर है? अब देखो एलसीएम 10 2 1 5 10, कहीं मिस्टेक करूं तो चेक करते रहना। आर बच्चों आ गया 10 12 और 6 18, 10/18 तो 5/9, चेक करो बच्चों सही किया है। रेजिस्टेंस बच्चों ये आ गया, तो इन सब रेजिस्टेंस की जगह तुम ये लगा सकते हो 5/9। अब ऐसे समझो, दो तुम्हारे पास करंट सोर्स है, एक 10 एम्पियर करंट ऊपर फ्लो करा रहा, एक 5 एम्पियर नीचे। तो बच्चों ऐसे समझो यहां से 10 एम्पियर करंट गया, यहां से 5 एम्पियर वापस आया, 10 यहां से गया 5 यहां से वापस आया, तो बच्चों 10 यहां 5 यहां, बताओ इसमें कितना करंट गया? 5 एम्पियर। अब यहां 5 एम्पियर करंट गया, तो यहां वोल्टेज लिख रहा हूं, वोल्टेज V इक्वल टू आई आर। आई बच्चों कितना है? 5, रेजिस्टेंस 5/9, तो वोल्टेज आ गया 25/9। क्या पूछा एक बार वो देख लेते हैं। फॉर द सर्किट शोन फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 10 एंड करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है बच्चों बताओ यहां वोल्टेज कितना आया? 25/9,
ये सब पैरेलल में है, तो हर जगह वोल्टेज कितना होगा 25/9, ये समझे। तो अब इसके अक्रॉस वोल्टेज 25/9, यहां 25/9, ठीक है। अब तुमसे इससे करंट पूछा है, तो बच्चों बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 25/9, तो करंट बच्चों हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस बच्चों 2.5/9। ये चीज बच्चों क्लियर है। अब बच्चों फिर समझो, सारे रजिस्टर पैरेलल में थे, इक्विवेलेंट ये आ गया, तो उन सबको हटा के मैंने एक सिंगल रजिस्टर लगा दिया, 10 ऊपर 5 नीचे, तो रजिस्टर में करंट गया 5, रजिस्टर में 5 करंट गया, तो वोल्टेज मैंने आई आर से ये लिखा, वही हर जगह वोल्टेज होगा। अब किसी में भी करंट पूछ रहे हैं तो हम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से निकाल सकते। बताओ बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों बताओ अप टू 18 कोई दिक्कत? अप टू 25, अप टू 25, ठीक है। अप टू 32, अप टू 32, ठीक है बच्चों। अप टू 39, अप टू क्वेश्चन नंबर 30, 35, 35 शायद मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ओके 39, अप टू 39 तक कोई डाउट? ठीक है बच्चों, 39 से थोड़ा सा देख लेते हैं। 40, इसमें कोई डाउट? 40, 41 बच्चों कर चुके हैं। 42, इस किस में डाउट है? 42 में है ना बच्चों, देख लेते हैं। 42 बच्चों में डिस्कस कर रहा हूं, वो देखो बच्चों, आवाज बंद हो जाए इधर। हाँ आदित्य, बाकी लोग समझो। बच्चों मैं 42 डिस्कस कर रहा हूं, लेंथ L, रेजिस्टेंस 9R। तो बच्चों देखना, इसका ईएमएफ E मान लो, रेजिस्टेंस R, इधर रेजिस्टेंस 9R। तो बच्चों करंट कितना फ्लो करेगा E/10R, वोल्टेज कितना आएगा E/10R इंटू 9R। एक्स लिखोगे तो 9E/10 डिवाइडेड बाई L, ये एक्स आ गया। ठीक है, अब तुमसे क्या कहा है? E/2 को बैलेंस कर रहे हैं, E/2 को बैलेंस कर रहे हैं, तो बच्चों E1 इक्वल टू XL, E/2, X कितना आया 9E/10L इंटू L। अच्छा L2 कर दो इससे बच्चों, L2। अब बच्चों देखो E कट गया, E कट गया, फाइनल आंसर तुम्हारे पास आ गया 5 बच्चों, हाँ 5L खत्म। कनेक्ट कर पाए बच्चों? पहले हमने x निकाला, फिर ये सॉल्व कर लिया। युवराज और तुम लिख के मुझे सबमिट कर देना, पिछला बार का भी शायद तुम्हारा बाकी था तो वो डबल सबमिट कर देना। अच्छा हो गया था, ठीक है, तो एक ही बार सबमिट कर देना, 10 बार लिख देना। तुम्हारा क्या नाम है, तुम भी लिख के सबमिट कर देना। ओके बच्चों, आप वापस देखें, 42 ये था, 43rd बच्चों, इसमें कोई डाउट? 43rd बच्चों, 45 इसमें डाउट? 44 कहां रह गया? अच्छा हाँ ये बच्चों 44 देखते हैं बच्चों। 44 देखो, फिगर शोज पोटेंशियोमीटर विथ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। बच्चों इसका ईएमएफ 2 वोल्ट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.04, तो ये रेजिस्टेंस 0.04, ठीक। बच्चों अगर पूरा डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से है। यहां बच्चों एक सेल, ये एक रजिस्टर, ये एक सर्किट, और इसको ऐसे बैलेंस कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है बच्चों? अब आगे की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। ए स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन ए कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट।
ठीक है। फॉर वेरी मॉडरेट करंट अप टू फ्यू एम्पियर गिव बैलेंस 67.3। तो बच्चों पहले बैलेंस पॉइंट इस पे मिल रहा है। टू इंश्योर वेरी लो करेंट ड्रॉ फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये कनेक्ट कर देते हैं विच सॉर्टेड एट बैलेंस पॉइंट, सही है। द स्टैंडर्ड सेल रिप्लेस बाय ए सेल ऑफ ईएमएफ ई। अब ये स्टैंडर्ड है 1.02 की, ये इतने पे बैलेंस हो रही है। एक और सेल है वो बैलेंस हो रही है 82.3 पे। ठीक है। अब तुमसे पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई। बच्चों इधर, तो बच्चों समझो, इधर देखो, कई बार बच्चों एक्स निकालने की जरूरत पड़ती। एक्स से मेरा मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और कई बार एक्स कट जाता है। तो देखते हैं, देखो ये वाला 67 पे बैलेंस हो रहा है, तो इस चीज को देखो 1.02 एक्स और लेंथ कितनी है 67.3 फर्स्ट। अब इसकी बैलेंसिंग यहां पे है, तो x बच्चों वही रहता है, x नहीं बदलता 82.3। अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे बच्चों e आ जाए। ये चीज समझे बच्चों, x चाहो तो निकालो वरना कई बार ऐसे कट जाता है तो जरूरत नहीं। ये चीज क्लियर है। अब वापस देखो व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, तो वो समझो बच्चों। ये हमने एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो कितना जो इन्होंने दिया वही ले लेते हैं। हाँ, तो बच्चों होता ये जब हम बैलेंस पॉइंट चेक कर रहे होते, शुरू में हमें थोड़ी पता है कि कहाँ बैलेंस पॉइंट है, तो हम गैल्वेनोमीटर लगा के चेक करेंगे। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, उसमें थोड़ा भी ज्यादा करंट फ्लो करेगा वो खराब हो जाएगा। तो अगर हम इसमें हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो शुरू में हमें बैलेंस पॉइंट नहीं पता, हम ऐसे घुमा घुमा के चेक करेंगे। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो गैल्वेनोमीटर से कम करंट फ्लो करेगा, तो गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होगा। और जहां बैलेंस पॉइंट आ जाएगा फिर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूंगा, हटाने का मतलब शॉर्ट कर दिया, तो अब इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है। बैलेंस पॉइंट आ चुका है, बैलेंस पॉइंट वहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पॉइंट ये इस रजिस्टर को क्यों लगाया, क्योंकि शुरू में हमें थोड़ी पता था कि बैलेंस पॉइंट कहां पे है। अगर हम बिल्कुल यहां से शुरू करेंगे तो वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, वो खराब हो सकता है। और ये रजिस्टर से होके जाएगा तो कम करंट फ्लो करेगा, तो गैल्वेनोमीटर सेफ रहेगा। तो मेनली गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी या बैटरी की सेफ्टी मान लो, इसकी भी सेफ्टी रहती है, क्योंकि इससे कम करंट फ्लो करेगा तो ये भी खराब नहीं होगी। तो मेन रजिस्टर का यूज होता है सेफ्टी के लिए। अब व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, तो बच्चों गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी या स्टैंडर्ड सेल की सेफ्टी, कुछ भी दिया हो दोनों ही ठीक है। इन्होंने आंसर क्या दिया, हाँ हाँ, तो बस वही हो जाता है। अब समझो, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस, नहीं बच्चों, बैलेंस पॉइंट पे इससे कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो यहां कोई वोल्टेज नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा, सारा वोल्टेज यही रहता है। तो बैलेंस पॉइंट पे कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है बैलेंस पॉइंट पे। हाँ बोलो, अगर कुछ पूछ रहा। हाँ देखो, उसका फायदा ये होता है, शुरू में हमें नहीं पता कि बैलेंस पॉइंट कहाँ है, तो हम घुमा घुमा के चेक करते। बिना रजिस्टर के चेक करेंगे तो ये कम रेजिस्टेंस है, तो गैल्वेनोमीटर से हाई करंट फ्लो कर सकता है। और इसको साथ लगा के चेक करेंगे तो इससे होके जाएगा, तो कम फ्लो करेगा। ठीक है, ओके आगे बच्चों देखो, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल। ड्राइवर मेरे हिसाब से ये होगी, ड्राइवर सेल बच्चों जहां तक है ये होगी। तो इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता, फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। इवन इसके भी इंटरनल रेजिस्टेंस से बैलेंस को कोई मतलब नहीं होता। अब आगे देखो, would the method work in above situation if driver cell has EMF 1। बच्चों देखो ये 1.02 है, ये 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट का कुछ यहां चला गया तो कुछ यहां चला गया। इसको बैलेंस करने के लिए याद करो बच्चों, मैंने क्वेश्चन करवाया था, 2.5 वोल्ट की सेल है, उसके लिए बैलेंसिंग पॉइंट 12.5 सेंटीमीटर या 12.5 मीटर आ गया था। तो अगर
इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा तो बैलेंस पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो ये 1 है, ये 1.0 है, तो पूरे में 1.02 होगा ही नहीं, तो बैलेंस पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो अब समझो नेक्स्ट वाला जो इसमें था ड्राइवर सेल 1, तो बच्चों मेथड काम नहीं करेगा, वो कोई मतलब नहीं। वुड द सर्किट वेल डिटरमाइन एक्सट्रीमली स्मॉल, ये तो बच्चों बहुत कम वोल्टेज अगर होगा तो बहुत कम डिस्टेंस होगी, बहुत कम डिस्टेंस होगी तो उसको मेजर करने में बहुत ज्यादा एरर आ जाती है। जैसे बच्चों मैंने समझाया था कि बहुत कम डिस्टेंस को मेजर करोगे तो मान लो एरर, मान लो 2 मिलीमीटर की है, अब डिस्टेंस तुम्हें मेजर करनी है मान लो 3 मिलीमीटर, उसमें 2 मिलीमीटर की अगर एरर होगी तो वो बहुत मैटर करेगी, और यही 300 मिलीमीटर में दो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। तो पॉइंट ये कि बहुत कम डिस्टेंस होगी तो एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो उतना ढंग से काम नहीं करेगा। अब बच्चों मुझे बताओ इसके किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन लग रहा हो, बोलो बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव वाला देखो, उसमें बच्चों अप टू 11 तक हम कर चुके हैं, 19 तक भी कर चुके हैं, 26 तक भी बच्चों सारे कर चुके हैं। बच्चों मेरे हिसाब से हाँ इधर बच रहे हैं बस, एक 38 बच्चों बच रहा है जो कि डीपीपी में आ चुका है, 36 ये भी डीपीपी में आ चुका है, मॉड्यूल में भी आ चुका है, बट स्टिल लाउड हो तो मुझसे क्लास के बाद पूछना। कौन सा 26 वो भी देख लेते हैं। 26 कैलकुलेट आर, देखो इसमें ये तीनों पैरेलल में है, तीनों में पैरेलल में आ जाएंगे, चेक करना। तो इक्विवेलेंट हुआ r/3, सॉल्व करोगे पैरेलल में आ जाएंगे r/3, वो इंटरनल के बराबर हो जाए। इंटरनल कितना है 0.1, तो 0.3 हो। ओके बच्चों इसमें एक 36 बच रहा है, उसमें किसी को डाउट? उसके बाद बच्चों 41, उसमें बच्चों डाउट? 42 उसमें बच्चों डाउट? 42 बच्चों, बच्चों 46 इसमें कोई डाउट? 46 बच्चों देखो ये डायग्राम है बच्चों, यहां एक वायर, ये गैल्वेनोमीटर, ये बैटरी। बच्चों 46, बच्चों क्वेश्चन में ये दिया है स्विच खुला हो या बंद हो, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग वही रहती। ऐसा कब हो सकता है? जब स्विच से कोई करंट फ्लो ना करे, या यहां जो करंट फ्लो कर रहा है वो वही रहे, वो वही रहे। वो कब हो सकता है? जब इस स्विच का कोई काम ना रहे। स्विच का काम कब नहीं रहेगा? जब इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो। बट बच्चों मतलब नहीं है, हमसे करंट पूछा है, तो करंट देखो बच्चों आर जी, रीडिंग सेम है मतलब करंट सेम है, करंट सेम है इसका मतलब स्विच से कोई करंट नहीं आ रहा है, स्विच से कोई करंट नहीं आ रहा है, तो जो आर का करंट होगा वही जी का होगा। तो आंसर बच्चों तुम्हारे पास हो जाएगा आगरा। क्लियर है बच्चों? बच्चों 47 इसमें डाउट? बच्चों देखो इसमें जैसे एक केमिकल सॉल्यूशन मान लो, इसमें प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, मान लो ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी, नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा, नेगेटिव चार्ज इधर भागेगा, पॉजिटिव की वजह से करंट बच्चों इधर। बच्चों बताओ पीछे नेगेटिव इधर जा रहा है, नेगेटिव की वजह से करंट कहां होगा? बच्चों नेगेटिव इधर मूव कर रहा है, तो नेगेटिव की वजह से करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाएगी? तो दोनों करंट जुड़ जाएंगे, तो पॉजिटिव का करंट प्लस नेगेटिव का करंट जुड़ जाएगा, VDANE। अब बच्चों दोनों जुड़ जाएंगे वो चेक करो, तो आंसर बच्चों दोनों जुड़ रहे हो बॉम्बे, खत्म। I = VDANE, पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाले का दोनों जोड़ दो वो आंसर। बच्चों एक बार मुझे फिर बताओ इसके पार्ट 2 में किसी को कोई दिक्कत? 41 देखते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर टुगेदर विद अननोन रेजिस्टेंस सीरीज टू आइडेंटिकल बैटरीज 1.5। देखो पहले सीरीज में बैटरी है गैल्वेनोमीटर, तो ई ई
आर आर करेंट 1.5 2E अपॉन 2R प्लस जो भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो, ठीक है। अब पैरेलल में जब कनेक्ट किया तो 1, पैरेलल में इफेक्टिव ईएमएफ E, रेजिस्टेंस R/2 G। अब देखो ईएमएफ दे रखा है, ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, यहां से आर निकाल के यहां रख दो या जी निकाल के यहां रख दो, आ जाएगा। ओके बच्चों अभी समझो, नेक्स्ट टर्म पे इधर डीपीपी में जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो कर लेना। उसके अलावा बच्चों जो ये मॉड्यूल है इसमें मैं बता रहा हूं वो समझो। पीवाईक्यू वाली एक्सरसाइज देखो बच्चों, पीवाईक्यू वाली, पीवाईक्यू में मैं कुछ क्वेश्चन कट करवा रहा हूं, वो आगे के टॉपिक के हैं। जैसे बच्चों पीवाईक्यू में तुम देखोगे पार्ट 1, इसमें क्वेश्चन 18 ये कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, ये छोड़ दो। क्वेश्चन 22 तो बच्चों पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 वो कर लेना। तो पीवाईक्यू में ये दोनों क्वेश्चन छोड़ देना, पीवाईक्यू पार्ट 1 ये दोनों क्वेश्चन अभी टॉपिक हमने नहीं पढ़े, उतना कर लेना, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक।